हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक कहानी बाय अपर्णा तिवारी में। कहानियों की सीरीज में आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो है अपनी करनी। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है अब। ओहो, मेरे ही कर्मों की वजह से आज मैं इतना अभागा महसूस कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आज अपमान भी हंसता होगा क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया। 1 साल पहले मैं इतना किस्मत वाला था कि क्या कहूँ। आराम की जीवन, अच्छी सेहत, पत्नी और 2 प्यारे बच्चे, ऊंचा घराना, उस पर पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैंने खुद ही ऐसी हालत कर ली है। एक इंसान जो कुछ भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो सब मेरे पास था, पर अब किसी योग्य नहीं क्योंकि मैंने किसी चीज़ की कदर ही नहीं की। मेरे जीवन में एक ऐसी महिला थी जिसने मुझ में लाख बुराई होने के बाद भी कभी कुछ बुरा नहीं कहा, कभी गुस्सा नहीं किया। मैं ऐसा हूँ कि दीवानगी के नशे में चूर होकर उसे इज्जत नहीं की। उसे तड़पाया, रुलाया और मन ही मन खूब जलाया। उफ, उसे कितना धोखा दिया और अंधेरे में रखा। देर रात घर आते हुए न जाने कितने बहाने बनाए। रोज नई कहानी बना लेता था। क्या वो मेरे झूठे प्यार के दिखावे को नहीं समझे होगे? मेरा झूठ फ्रेब क्या छिपा रह सकता था? भले ही वो अच्छी और भोली थी लेकिन बेवकूफ़ नहीं। मैं जितना झूठा था वो उतनी सच्ची। मैं जितना व्यवहार गलत करता था वो उतना अच्छा करती। उसे दुनिया के सामने हमारे रिश्तों का मजाक उड़ाना पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरे व्यवहार का जिक्र लोगों के सामने कभी नहीं करती थी। शायद उसे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन सुधर जाऊंगा और मेरे सिर से ये नशा उतर जाएगा। काश वो इतनी अच्छी न होती, वो अपने हक के लिए मुझसे लड़ती। इसी बीच एक दिन मैं आनंद वाटिका मछलियों का करतब देखने गया। वहीं मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ गई जो फूल तोड़ रही थी। उसके कपड़े मैले थे और वो छोटी उम्र की लड़की थी। जिस वजह से वो ताजगी भरी लग रही थी, उसके अलावा उस लड़की में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और इस तरह से नजरें फेरी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इससे परेशान होकर धीरे धीरे उन फूल की झाड़ियों के पास पहुंच गया और फूल भी चुनने लगा। मुझे देखते ही माली की वो बेटी बाग की दूसरी दिशा में जाकर फूल चुनने लगी। उसी दिन से मैं रोज उस वाटिका में जाने लगा। ऐसा नहीं था कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था, बस कुछ पाने का मोह मुझे खींच कर ले जाता है। रोज रूप बदल कर वहाँ जाता, नहीं हाथ कुछ नहीं लगता। प्यार की बातें तो दूर की बात है, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। इस योजना से जब काम नहीं चला तो मैंने नई तरकीब सोची। अगले दिन मैं अपने बुलडॉग टॉमी के साथ आनंद वाटिका गया। जैसे ही लड़की अपने आंचल में फूल भरकर बाग से जाने लगी, मैंने टॉमी को उसकी तरफ जाने का इशारा कर दिया। वो बुलडॉग भौंकते हुए तेजी से उस लड़की की ओर दौड़ा। वो अपने पीछे कुत्ता देखकर चिल्लाते हुए तेजी से भागी और कुछ ही दूरी पर गिर गई। मैं भी फटाफट छड़ी लेकर वहां गया और अपने टॉमी को 1-2 मार लगा दी। इसके बाद फूलमती के आंचल से जमीन पर गीले फूल को समेटकर उसके हाथों में पकड़कर बैठा दिया। फिर उसे दुखी होकर पूछा, तुम्हें लगी तो नहीं? यह बुलडॉग बदमाश हो गया है, इसने काटा तो नहीं?
उस लड़की ने दुपट्टे से मुंह ढकते हुए कहा, तुमने समय पर आकर बचा लिया, वरना ये मार ही डालता। अपनी तारीफ अपने सुनकर मन को अच्छा लगा और दिल जोर से धड़का। मेरे मन में हुआ कि यह तरीका काम कर गया। उस दिन से उस फूलमती से मेरी बातें शुरू हो गई। उसके बाद मैंने जाल फंसाया, बातें रची और न जाने क्या क्या किया। इन सब तरकीबों के बारे में मैं दिल फेंक किस्म के सारे लोग को जानता था। ऐसा नहीं था कि मैं उस लड़की के सौंदर्य से प्रभावित था, क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी इंदु से सुंदर कोई नहीं हो सकती। फिर भी न जाने क्यों मैं उस फूलमती की धसी हुई आंखें और गालों पर फिदा हो रहा था। होते होते मैं खुद मोहब्बत के जाल में फंस गया। घर बार मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मेरे इस प्रेम के बारे में किसी को खबर ना हो, इसलिए मैं घर से इंदु से काफ़ी प्यार से बातें करता। इस नाटक का एक ही कारण था, मैं अपनी हरकतों को इसके पीछे छिपा सकूं। वक्त के साथ साथ मैंने ये नाटक बंद कर दिया और घर व पत्नी की ज़रूरतों से मुंह मोड़ लिया। सच कहूँ तो पत्नी से कुछ भी कहते हुए डर लगता था कि कहीं उसके मन की बात जुबान पर ना आ जाए। यूँ तो मैं कभी भी जौहरी की दुकान पर गया नहीं था, लेकिन अब मेरा वहाँ आना जाना भी होने लगा। मेरे पास वक्त, पैसा, सब कुछ सिर्फ फूलमती का ही था। एक दिन मैं हमेशा की तरह शाम के समय आनंद वाटिका में घूम रहा था। तभी मैंने फूलमती को देखा। वो मेरे दिए हुए गहने और रेशम की साड़ी पहनकर फूल तोड़ रही थी। उसी वक्त राजा भी कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। फूलमती राजा को पहचानती थी, इसलिए तेजी से झाड़ी की तरफ छिप गई। उस वक्त महाराज को जाना था तो पानी के कुंड के पास, लेकिन वो बाग की तरफ चले गए। वहाँ उन्होंने झाड़ी के पीछे फूलमती को छिपते हुए देखकर गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? सारे लोग मेरी तरफ ही देखने लगे। मुझे लगा कि झट से जवाब दे देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा, महाराज, ये यहाँ के माली की बेटी है। यह सुनते ही राजा और बिगड़ गए। उन्होंने पूछा, ये माली की बेटी है? इसके कपड़े और गहने, इन सब को देखकर कहाँ से लग रहा है कि ये माली की बेटी है? तभी माली भी वहाँ पहुँच गया और उसने जवाब में कहा, साहब, ये मेरी ही बेटी है। राजा ने गुस्से से पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? माली ने बताया, 5 रुपये। फिर राजा ने पूछा, क्या यह शादीशुदा है? माली जवाब में बोला, नहीं। यह सुनते ही महाराज ने नाराज होते हुए कहा, इसका मतलब तू चोरी करके इसे ये गहने और रेशम की साड़ी देता है? अभी मैं तेरी शिकायत पुलिस में करता हूँ। कमाता है 5 रुपये और बेटी को गहनों से लदा रहा है। महाराज के पैर में गिरकर माली बोला, साहब, मेरी वफादारी पर सवाल मत उठाइए। ये इस लड़की की हरकत है। आज ये बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है। इसने मेरी नाक कटा दी है। वहाँ से ही इसे ये सब कुछ मिला है। आप जानते हैं अमीर लोग कैसे होते हैं। इतना सब सुनते ही महाराज ने जोर देते हुए पूछा, क्या इसका संबंध किसी सरकारी नौकर के साथ है? माली ने जवाब में कहा, हाँ। फिर महाराज बोले, जब भी मैं तुमको उसका नाम पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। वह सिर झुकाते हुए बोला, बिल्कुल महाराज, सच को किसी बात का भय नहीं होता। आप जब भी पूछो मैं नाम जरूर बताऊंगा। उससे मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। मन में हुआ कि आज ही राजा के सामने मेरा राज खुल जाएगा और बदनामी होनी पक्की है। लेकिन महाराज ने अपने दरबार के कार्यकर्ता की इज्जत को सरेआम यूँ उछालना ठीक नहीं समझा और नाम पूछने की बात बाद में कहते हुए गाड़ी में बैठकर महल चले गए। तभी मैं अपने घर पहुंचा।
तो वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल पूछताछ करने वाली जासूस महिला लग रही थी, जो चेहरे पर नकली भोलापन लेकर चलती। मैंने अंदर जाते ही पत्नी से पूछा, कौन थी वो? उसने बताया कि एक भिखारन थे। मेरे मन में हुआ कि वो ऐसे लग तो नहीं रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, वो भीख मांगने आई थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी ने मुझ पर तंज कसते हुए कहा, आजकल अंदर से कौन कैसा है किसी को पता थोड़ी चलता है। वो भीख मांगने आई थी तो मैंने दे दी। वो कैसी है कैसी नहीं इसकी जांच नहीं की मैंने। तब मैं नाराज होकर पत्नी का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो जो भी है सच सच मुझे बता दो। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और मुझे अपनी इज्जत किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। तुम्हारे बात करने के तरीके से मैं समझ रहा हूँ कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। तभी वो रोते हुए बोली, तुम मुझ पर शक मत करो। मैं उस महिला की बात में आ गई थी और घर का पूरा हाल बता दिया। मेरा गुस्सा कम हुआ और मैंने इंदुमती से पूछा, आखिर क्या बता दिया तुमने उसे? उधर से जवाब आया, सब कुछ। तुम्हारे घर में ये मुंह मोड़ना, लापरवाही, बेवफाई, किसी चीज़ की फिक्र न करना, मैंने सब उछल बता दिया। मैंने तुम्हें अंदाज़ा भी है कि घर चलाने के लिए मेरे सारे गहने बिके। तुमने 3 महीने से घर में खर्च के लिए 1 रुपये भी नहीं दिए। इन सब से मेरा मन दुखी था और जब उसने प्यार से पूछा तो मैंने सारा हाल कह दिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वरना इस तरह की बात नहीं करते। यह सब जानते ही मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उधर महाराज को फूलमती और मेरे बारे में सब कुछ पता चलने ही वाला है और इधर घर का सारा भेद एक औरत लेकर चली गई है। किसी तरह रात गुजरी और मैं सुबह दफ्तर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही महाराज का बुलावा आया। मेरे दिमाग में बात चल रही थी, पक्का तो बुढ़िया महाराज की भेजी हुई गुप्तचर होगी। उसने सारी रिपोर्ट यहाँ दे दी होगी। यह सोचते हुए मैं महाराज के पास पहुँचा। वो पूजा के कमरे में थे और उसने चारों तरफ कागज़ ही कागज़ बिखरे नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे देखते ही नाराज़ अंदाज में कहा, कुंवर श्याम सिंह, मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि तुम यहाँ के पुराने वसीकेदार हो। यह वसीका यानी तुम्हारी पेंशन तुम्हारी कई पीढ़ियों द्वारा अपनी जान लगाकर की गई सेवाओं का नतीजा है, लेकिन तुमने अपनी हरकत से उसका नाम भी खराब कर दिया है। महाराज ने आगे कहा कि तुम्हें वसीका अपने परिवार पर खर्च करने के लिए मिलता था। तुमने इस वसीके का गलत फ़ायदा उठाया, मालिक की बेटी पर सब कुछ उल्टा दिया। अब मैंने उस वसीके के दस्तावेजों से तुम्हारा नाम हटाकर तुम्हारी पत्नी का नाम डाल दिया है, ताकि वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सके कि तुम्हारी पीढ़ियों की तरह वो महल की सेवा करे। तुम्हारी जैसी हरकत से तो पीढ़ियों का नाम खराब हो तो होगा ही और वसीकेदारों का नाम भी नहीं बचेगा। तुम्हारी पत्नी ही वसीके पाने के काबिल है और तुमको अब मालियों की सूची में डाल दिया गया है। तुम इसी के लायक हो। अब यहाँ से जाओ और अपनी करनी पर पछताओ। इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी ही गलती थी, इसलिए मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ सुनने के बाद मैं घर लौटने लगा। फिर मन से आवाज़ आई, कौन सा घर? अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और लोग धीरे धीरे बातें करने लगे कि कुछ झूठी हमदर्दी दिखाएंगे तो कुछ मजाक उड़ाएंगे। फिर मन हुआ एक बार फूलमती से मिल लूं, लेकिन लगा कि अब न वो रौब है न ही रुतबा, कैसे उससे मिलूँगा। उसने कई भावनाओं में बहकर मेरे साथ चलने की बात कह दी तो क्या करूँगा। अकेला तो जैसे भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ चीज़ें मुश्किल होंगी। मन से आवाज़ आई,
और उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना सोचकर मैं मुंबई की ओर निकल गया। अब बम्बई की ही एक मिल में नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए। पैसे के नाम पर बस इतना ही मिलता कि किसी तरह खा पी लूँ। एक बार मैं चुपचाप से अपने घर गया। वहाँ देखा तो मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे। मेरी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। घर के बाहर 2 लालटेन जल रहे थे। सब कुछ बहुत साफ था। तभी मुझे पता चला कि 4 महीने पहले मेरी खोज करने के लिए अखबार में इश्तिहार भी छपे थे, लेकिन इस मुंह को लेकर मैं कहाँ जाता है। मैंने फूलमती को भी देखा। पता चला वो किसी नए रईस के साथ थी। अपनी ज़िंदगी पर अफसोस करते हुए मन में हुआ, अब इसी हालात में जीवन जीना होगा। अब चाहे हंसकर ज़िंदगी जी लूँ या रोकर। अपने पास मौजूद किसी चीज़ की कदर मैंने नहीं की और खुद अपने हंसी खुशी पैरों को ठोकर मारकर अब पछता रहा हूँ। वो इंसान हूँ जिसने अपने सब कुछ को खुद से ही जला दिया और उसकी राख भी नहीं बची। तो कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ छिपाए छिपता नहीं है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।